ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव मतलब मैंने बोला था कि सिंपल सा एक प्रिंसिपल याद रखो कि जो वन नीड है वो सब लोग एक साथ आना और एक साथ ऑर्डर करना, सो दैट द डिस्काउंट मिले या फिर मिडलमैन हट जाए। तो जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट तुम क्या कर सकते हो, मेंबर्स के अंदर एज ए डिविडेंड बांट सकते हो। तो बेसिकली अपना कॉस्ट कम हो जाता है। एग्जाम्पल दिया था तुम्हारी सोसाइटी है तो दूध वाला से बात कर सकते हो। गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन, रो हाउस या फ्लैट्स एक साथ मिलके कर सकते हो। बैंक्स के केस में एक साथ मेंबर आएंगे, पैसे जमा करेंगे और जिसको रिक्वायर्ड लगता है, जैसा बीसी में होता है वैसा लोन दे सकते हो अपने अपने में। अमूल कोऑपरेटिव कि मिल्क पैस्चराइजेशन के लिए प्लांट लगते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने का, एडवर्टाइजिंग करना, ब्रांडिंग करना, ये सब पॉसिबल है। तो ये सब अपन ने चीजें सीखी थी कि कोऑपरेटिव के थ्रू ये बन सकता है। तो बेसिकली पूलिंग टुगेदर एंड एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए एक एक्ट बना है, कोऑपरेटिव स्टेट्स एक्ट 1912। अब ये एक्ट किसको एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया को। अगर किसी स्टेट का खुद का कोऑपरेटिव एक्ट है तो उस खुद के कोऑपरेटिव एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से स्टेट को खुद का है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इनको खुद का है। बेसिकली इनका जब खुद का है तो ये सेंट्रल फॉलो नहीं करेंगे, स्टेट का फॉलो करेंगे। जिसके पास स्टेट का नहीं है वो सेंट्रल का फॉलो करेंगे। महाराष्ट्र में है अपने। तो बेसिकली सीए का काम क्या है सर, अपना रोल इसमें क्या है? तो अपन इसमें ऑडिटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक टैक्सेशन वगैरह अपन ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑडिट एज पर सेक्शन 17 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो बेसिकली ऑडिट अपन कोऑपरेटिव के पास जाके नहीं मांग सकते, अपने को किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार एक पर्सन रहेगा, एक ऑफिस रहेगा जो हर जनरली हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। तो वहां पे अपन अपना नाम एम्पैनल करने को बोला था, तो वो उसके हिसाब से तुमको काम अलोकेट कर देगा। एवरी ईयर एक तो भी ऑडिट होना चाहिए। एक तो खुद रजिस्ट्रार ऑडिटर अपॉइंट करेगा, नहीं तो उसके थ्रू कोई एक जनरल ऑर्डर निकलेगा, उसके थ्रू तुम ऑडिट कर सकते हो। ऑडिट के अंदर तुम्हारा काम क्या है? असेट लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन चेक करना है, कोई डेटर्स आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, सब चेक करना है। ऑडिट करने के लिए तुम्हारे पास पावर क्या है? पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो और जो भी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हो। ये तुम्हारे पावर्स है। कौन ऑडिटर बन सकता है कोऑपरेटिव के केस में? फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो कि ऑडिटर कैन बी ए सीए प्लस। कौन कौन? अगर किसी ने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा भी कर सकता है, और गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जिसने ऑडिट किया है वो पर्सन भी कर सकता है। बट ये सिर्फ स्टेट एक्ट्स में लिखा है। कहाँ कहाँ पे? तो सेंट्रल एक्ट में सिर्फ किसको लिखा है? सिर्फ सीए को लिखा है। स्टेट एक्ट्स में कभी कभी अलाउ किया। महाराष्ट्र में अलाउड है क्या अदर देन सीए? यस, महाराष्ट्र में अलाउड है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। वो रजिस्ट्रार के बिहाफ पे ऑडिट करेगा और ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? रजिस्ट्रार को एंड सोसाइटी को, कि भाई तुम्हारा ये ऑडिट रिपोर्ट है। फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बताएंगे कि क्या मेंटेन करना है। जनरली महाराष्ट्र के अंदर क्या बोला है? तीन चीजें, रिसीट, पेमेंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट। ये चीजें तुमको मेंटेन करनी है। और इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा रखना है तो रख सकते क्या? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिस्ट कंक्लूसिव नहीं है, तुम एक्स्ट्रा चाहिए तो रख सकते हो। ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे तुमको समझ में आए कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रखने की जरूरत है। तो जितना ज्यादा रखना है रखो, पर मिनिमम इतना तो रहना चाहिए, रिसीट, पेमेंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट। हाँ, जो भी बड़े कोऑपरेटिव इसके अंदर तुमको एक याद रखने का है कि कंपनी के जो कोऑपरेटिव्स के बायलॉज है, खुद के बायलॉज मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो मेन कोऑपरेटिव एक्ट को बाईपास नहीं कर सकते हैं। डेटर्स के केस में रिकवरी बराबर हो रही है कि नहीं, उनको नोटिसेस जा रहे कि नहीं, ये सब चीजें चेक करना है। तो लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर चेक करो कि किसी पर्सनल अपने पहचानत वाले को तो नहीं दे रहे, खुद का बेनिफिट तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें तुमको चेक करना है। तो बेसिकली लोन किसको दिया, लोन वापस आ रहा है कि नहीं, ये दोनों भी चेक करना है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग। अगर रजिस्टर्ड है सोसाइटी तो कोई टेंशन नहीं, कितना भी परसेंट कर सकते हैं। बट अनरजिस्टर्ड है या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबरशिप है तो फिर 20% मैक्सिमम या फेस वैल्यू ऑफ 1000 इतना ही शेयर ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। स्टेट एक्ट अपने अपने लिमिट्स लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, तो सिर्फ मेंबर को ही लोन दे सकते, बाकी किसी को लोन नहीं दे सकते हैं। तो अगर तुमको एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को लोन देना चाहती है तो दे सकती है, सिर्फ स्पेशल सैंक्शन लाना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार स्पेशल सैंक्शन देगा तो एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को लोन दे सकती है।
जैसे चाहिए वैसे रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। मैंने पहले बोला था कि क्यों कोऑपरेटिव फेमस हुआ था, क्योंकि उसमें पैन कार्ड लिंकिंग नहीं था। आज की तारीख में पैन कार्ड लिंकिंग कंपलसरी हो गया। जैसे चाहिए वैसे तुम बेसिकली रूल्स लगा सकते हो स्टेट गवर्नमेंट। लोनिंग पावर देते समय ये देखना है तुमको कि उसके बोर्ड मेंबर जो मैनेजिंग कमिटी है खुद को लोन तो नहीं दे रहे, कंपनी कोऑपरेटिव के पैसे खुद के पैसे चाहिए जैसा ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे ना, ये तुमको ध्यान देना है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग, तुम डिपॉजिट किसी के थ्रू भी ले सकते हो, मेंबर नॉन मेंबर किसी के आप भी डिपॉजिट ले सकते हो, बट लोन सिर्फ और सिर्फ मेंबर को ही दे सकते हो। ये और बायलॉज में क्या रूल्स है वो चेक करो। लोन मेंबर्स को, पैसे इनकमिंग किधर से भी आन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटगोइंग सिर्फ मेंबर्स को होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट किधर भी नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 4-5 स्पेसिफाइड प्लेसेस है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक तो बैंक्स में कर सकते हो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में जहां जहां बोला है वहां पे कर सकते हो। दूसरे सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी में कर सकते हो, कोऑपरेटिव के बैंक में कर सकते हो, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउ करेंगे वहां पे तुम कोऑपरेटिव के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में बेसिकली नहीं कर सकते। तो ये सब करते समय तुमको रिजर्व भी बनाना पड़ेगा। रिजर्व कितना होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका पर्टिकुलर पार्ट एक रिजर्व में जाएगा। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले रिजर्व कटेगा, रिजर्व करने के जो पैसे बचते हैं वो डिविडेंड बोल के तुम बांट सकते हो। कल एक एग्जांपल दिया था स्कैनर के केस में, 5-5 रुपए अगर बच गए तो बेसिकली 5,000 रुपए बच गए तो 500 रुपए रिजर्व बोल के रखो और बाद में 45 रुपीज एज अ डिविडेंड तुम बांट सकते हो। तो 5 रुपए रहने दो, नेक्स्ट काम के लिए काम आएंगे। तो पहले रिजर्व फिर डिविडेंड। चैरिटी के लिए अगर कोऑपरेटिव को देना है तो टोटल प्रॉफिट में से पहले रिजर्व माइनस करो, जो बचता है उसका 10% तुम चैरिटी को दे सकते हो। इससे ज्यादा भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स, तुम जो रिजर्व फंड है वो कहाँ पे कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या जो अभी अपन ने 5 चीजें देखी, स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडियन ट्रस्ट एक्ट सेक्शन 20, या फिर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और कहाँ पे देता है वहां पे तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, बहुत सारे लोग एजुकेशन फंड को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जगह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि उनका बोलना है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब हमको मिलना चाहिए। रिजर्व्स आज नहीं तो कल हमको मिलेंगे, डिविडेंड आज नहीं तो कल हमको मिलेगा, तो हमारे हिसाब से ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बट कहाँ कहाँ पे एजुकेशन फंड, इक्विटी कैपिटलाइजेशन फंड, कैपिटल रिडम्पशन फंड को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है। तो ये चीज को तुमको ध्यान रखना है, कौन से कोऑपरेटिव में ऐसा होता है। उसके लिए तुमको कोऑपरेटिव के बायलॉज पढ़ने पड़ेंगे। बायलॉज मतलब एओएमओए, जैसा कंपनी का एओएमओए होता है, कोऑपरेटिव का बायलॉज होता है। तो बायलॉज पढ़ो, ऐसा कहाँ पे लिखा है क्या देखो कि एजुकेशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वैसा ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं तुमको चेक करना है। हाँ, तो कभी कभी दो चीजें हो सकती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के, एक कि पहले प्रॉफिट फिक्स करो उसके बाद एंट्री पास करेंगे, या फिर एंट्री पास करो सब्जेक्ट टू अप्रूवल बोल लो। जैसा कि एग्जांपल मैंने बोला था फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में सब चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती है सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन लोकसभा राज्यसभा। जरूरी नहीं कि जो भी लिखा है वो फाइनल हो, चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया था कल मैंने चेंज का, किसका, फाइनेंस बिल में लिखा है फिर भी वो फाइनल नहीं है। प्रोविडेंट फंड का टैक्सेशन का बोला था कि प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के पैसे होते हैं, गवर्नमेंट उसको टैक्स करना चाहती थी, तो फिर फाइनेंस बिल में लिखा था, फिर बहुत लोगों ने अपोज किया, फिर उसको निकाल दिया गया। तो जरूरी नहीं कि जो चीजें लिखी है वो पूरी फाइनल हो, कोई कोई चीजें अपन बाद में अमेंड कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। तो तुमको बेसिकली बीइंग एन ऑडिटर तुमको डेटर्स एजिंग बनाना है। डेटर्स एजिंग मतलब 0 to 6 months, 6 months to 5 years, 5 years एंड अबाउ। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा कि तुम डेटर्स कौन से बैड डेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सब चीजें तुम चेक कर सकते हो। तो बेसिकली जो ज्यादा पुराना है उसका बैड डेट का आरडीडी ज्यादा करेंगे, जिसका कम है उसका आरडीडी कम भी बनाएंगे। ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक होता है,
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक होता है एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट एक होता है, ऐसे तीन चीजें हैं। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइमली मिलते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला जाएगा। प्रिंसिपल टाइमली मिलता है पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलेंगे। दोनों के दोनों पेंडिंग है, प्रिंसिपल तो ओवरड्यू बोलेंगे। इनकम में कौन से आते हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग, ओवरड्यू इंटरेस्ट नहीं आता है, विच इज सिमिलर टू बैंक के एनपीए के केस के जैसा। सर्टिफिकेशन ऑन बैड डेट्स, तो बैड डेट के अंदर फ्रॉड हो सकता है, बैड डेट डाल के बाद में कैश ले लिए। इसको बचाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव ने क्या कर दिया है कि ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगेगा कि इतने बैड डेट है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सर्टिफिकेट लिखेगा कि सच में इतने बैड डेट्स है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जितनी भी एसेट लायबिलिटीज है पूरे दिखने चाहिए बैलेंस शीट में। कॉन्टिंजेंट अगर लायबिलिटी है तो नोट्स टू अकाउंट्स में आना चाहिए। असेट्स के रिलेटेड तुमको एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन चेक करना है। असेट शुड बी वैल्यूड एट WDV प्राइस। अगर सिग्निफिकेंट चेंज है, एग्जांपल दिया था लैंड, लैंड का वैल्यू 1 लाख है और करंट मार्केट प्राइस 5 लाख है, तो बेसिकली वैल्यूएशन 4 लाख का डिफरेंस है, तो ऐसे केस में नोट देना पड़ेगा कि भाई इसका वैल्यू 5 लाख है। एडरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव का मेन प्रिंसिपल जिसके लिए वो ऑब्जेक्टिव था, जिसकी चीज के लिए सेट हुआ था, उसी चीज के लिए वो चलना भी चाहिए। इन रियलिटी जनरली ऐसा चलता नहीं है। मैंने बोला था कि जनरली पॉलिटिशियंस कोऑपरेटिव करते हैं क्योंकि उनको लोन देने चाहिए, उनका ब्लैक प्रिज्म व्हाइट में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना जनरली। प्रिंसिप एक्चुअली कोऑपरेटिव अच्छा काम कर रही कि नहीं है प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते। अगर एक आधी कोऑपरेटिव प्रॉफिट ज्यादा कमाती है तो एक्चुअली इट इज रॉन्ग, तो उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। एग्जाम्पल बोला था मैंने, शिरडी वगैरह, चाय वगैरह बहुत सस्ते में दे देते हैं। ये तुम्हारा स्कैनर का 1000 रुपए का स्कैनर 950 रुपए में मिल रहा है, तो प्रॉफिट कब होगा? 950 की जगह मेंबर को 970 में बेचेंगे, तो भाई 970 में बेचना ही क्यों है जब 950 में मिला है, 950 में बेचो। तो बेसिकली प्रॉफिट कम रहना इज ऑल्सो एन इंटेंशन। तो ये चीजें तुमको समझ में नहीं आनी चाहिए। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग ये यूज करना चाहिए, बट नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। हर कोऑपरेटिव ऑडिट में तुमने प्रोप्राइटरी ऑडिट करना चाहिए। व्हाट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट? प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब कि खुद के पैसे रहते तो तुम इसी तरीके से खर्चा करते थे क्या, ये क्वेश्चन पूछो। अगर नहीं तो नहीं। तुमने वेस्टेज नहीं करना चाहिए, है बोल के पैसे खर्चा नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पब्लिक रूल्स, तो पॉइंट आउट ऑफ इंफ्रिंजमेंट, अगर कोई वायलेशंस है एक्ट के हिसाब से या बायलॉज के हिसाब से तो तुमने रिपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली तुम खुद एक्शन कुछ नहीं लेंगे, रजिस्ट्रार इनके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है डिविडेंड देने में, ये देने में, तो कल अपन ने पढ़ा था प्रॉफिट में से पहले कुछ पार्ट रिजर्व्स में जाना चाहिए, रिजर्व्स में जाने के बाद फिर तुम उसका 10% चैरिटी में डाल सकते हो और फिर तुम तुम्हारे पैसे डिविडेंड बोल के बांट सकते हो। तो ये सब चीजें प्रोविजन फॉलो हुई कि नहीं देखो, और उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी देखो। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर रजिस्टर एंड उसकी पासबुक, क्योंकि गांव गांव में कोऑपरेटिव खुल गए, मैंने पहले भी बोला था कि उनको पता तक नहीं रहता कि उनके नाम पे लोन है, उनसे अंगूठे के छापे लिए रहते हैं। तो ऑडिटर का काम क्या है? एक एक को फोन करो, कंपल्सरी 100% नहीं करना, सैम्पलिंग बेसिस पे फोन करो, इससे समझ में आ सकता है कि रियल में लोन है या नहीं। उनको पता तक नहीं रहता कि मेरे नाम पे लोन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, कुछ भी इरेगुलरिटीज हुई तो तुमको रजिस्ट्रार को बोलने चाहिए। बिंग ऑडिटर तुम्हारा एक काम है। जैसा पर्सनल प्रॉफिटियरिंग, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग एग्जांपल दिया था रॉकेट सिंह जैसा, कि जो प्राइस में खरीदना है, जैसा नोटबुक का एग्जांपल दिया, क्लासमेट नोटबुक, ₹50 की तुमको कितने में मिली? 42, बट तुम बता रहे कितने में? 45 में, तो ₹3 तुम खुद से प्रॉफिट कर लिए। ये क्या है? प्रॉफिटियरिंग, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग है, ये अलाउड नहीं है। अगर कुछ फ्रॉड मिला तो तुमको बताना है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव ने कुछ डिसीजन लिए जो कि कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो तुम ऐसे बता सकते हैं। अगर बैंक से, तो बैंक से केस में तुमको देखना है एडवांसेस प्रॉपरली दिए है कि नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव्स को दे रहे और उनको मतलब फॉलो भी नहीं ले रहे, इट्स लाइक अ गिफ्ट टू देम, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रेकलेसनेस ऑफ निग्लिजेंट है अबाउट, क्रेडिट वर्दीनेस भी नहीं चेक कर रहे तुम। लोन देने से हमें पहले देखो तो सही इसका इनकम टैक्स की रिटर्न्स क्या है, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस क्या है, बिना चेक करे तुम दे दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, तो तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करके ऑडिटर को ग्रेड देगा, ए बी सी कैटेगरी ऐसा ग्रेड देगा। फिर मैनेजमेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो रजिस्ट्रार को अपील करेगा, ये ऑडिटर ने हमको बी दिया, हमको ए चाहिए, तो फिर तुमको रिक्लासिफिकेशन के लिए ऑडिट को भेजा जा सकता है। जैसा तुम पेपर चेकिंग के केस में 50 में से 40 देते, नहीं सर हमको 45 आते, तो हम रीचेक को डालते, तो उस हिसाब से। डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमेटी, कभी भी ऑडिट रिपोर्ट सरप्राइज बोल के नहीं जाना चाहिए, उनको पहले बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन देते हैं तो सेटल एंड रेक्टिफाइड होते हैं तो हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को गलतियां लोगों तक नहीं लेके जानी है। ओके, अगर उन्होंने हटा दी वेरी गुड, ठीक है। और पॉलिसी का डिसीजन का है तो डिस्कशन करो, ठीक है। कभी भी बिना डिस्कस किए मैनेजमेंट कमेटी के ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते, ये दिमाग में ठूस लो। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तुमको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है दो जगह, एक तो रजिस्ट्रार के पास एंड दूसरा होता है सोसाइटी के पास। जैसा बैंक का LFAR होता है, कंपनीज का कारो होता है, वैसा कोऑपरेटिव का भी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में तुमको करना पड़ेगा। तो तुमको इसके अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज के हिसाब से जो चाहिए था वो सब मिल चुका है, एंड उनके जितने बुक्स ऑफ अकाउंट है वो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है, P&L ट्रू एंड फेयर है, उन्होंने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखे सब मेंटेन्ड है प्रॉपरली, बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होती है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है वही बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। ये 6 पॉइंट लिखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6 के 6 पॉइंट में से अगर एक भी निगेटिव है तो तुमको निगेटिव लिखना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट पूरे चेक करने हैं, यस 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 बोल के लिख के देना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का जैसा भी फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का अलग रहेगा, महाराष्ट्र के हिसाब से अलग रहेगा। अभी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं बोलना है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है कि नहीं बोलना है, और ऊपर से ये 5 चीजों के बारे में लिखना है। 5 चीजें में अगर कुछ नहीं है तो नील बोल के लिखना है, पर लिखना जरूर है इन 5 के। फर्स्ट, कोई ट्रांजैक्शन है जो एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं क्या, अगर जाते हैं तो उसको लिख के मतलब तुमको देना है। अगर ऐसे कोई एंट्रीज अकाउंट्स है जो रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ऑट टू हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट बीन, तो ऐसा कुछ है तो दिखाओ। एक आदि प्रॉपर्टी है जो बैड एंड डाउटफुल है रिकवरी के केस में, फिर भी उसको असेट बोल के बताया, तो तुम बताओ, मतलब रियल में बैड डेट है पर वो असेट बोल रहे। इरेगुलरिटी अगर कुछ दिखती है इन एक्सपेंडिचर के केस में, फिर तुम वो नोटिस करके लिख सकते हो रिपोर्ट में, एंड रजिस्ट्रार ने कोई मैटर दे रहेंगे तो वो जब, तो ये सब 5 चीजें तुमको लिखनी है रिपोर्ट के अंदर, अगर है तो लिखो, नहीं है तो नील बोल के लिखो। पर ऑडिटर 4 चीजें देगा, ऑडिटर सर्टिफिकेट बैड डेट के केस में देना पड़ता है, वेरियस शेड्यूल्स लाइक मिस्टेक्स के अलग अलग फॉर्मेट्स बना के शेड्यूल बना के देंगे। ऑडिट मेमो, ऑडिट मेमो 2 टाइप का होता है, मेमो इज नथिंग बट अ क्वेश्चनर, कि एक क्वेश्चनर एक जनरल क्वेश्चनर है जिसके अंदर सब चीजें चेक रहेंगी कि क्या 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 चेक करना है। दूसरा एक ऑडिट प्रोग्राम, टू डू लिस्ट, कि जब ऑडिट को जाएंगे तो तुमको क्या करना है, और उसके सामने तुम लिखेंगे मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, दैट इज ऑडिट मेमो। एंड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट 2 पार्ट में रहेगा, एक पार्ट तुमको ये बताएगा कि रूटीन चेकिंग में कुछ गलतियां मिली क्या, ये सब मिले क्या, वो सब, और एक पहला है फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कमेंट करेंगे, अच्छा है बुरा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और इसके ऊपर तुम कमेंट करेंगे प्लस सुझाव देंगे, जो कि कोई भी ऑडिट में नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट एंड कोऑपरेटिव ऑडिट है जहां पे अपन ये सुझाव देंगे कि क्या इंप्रूवमेंट लाने हैं और कौन से मिस्टेक प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें तुमको देनी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, ऐसा सोसाइटी जो एक से ज्यादा स्टेट में है उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अपन ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनीज एक्ट के जैसे ही सेम प्रोविजन है इसके अंदर, इसके अंदर प्रोविजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, इसको कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, और मल्टी स्टेट को तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन बोला था कि क्यों कोऑपरेटिव फॉर्म होते हैं, जनरली पॉलिटिकल लोग अपने खुद के बेनिफिट के लिए बनाते थे, तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया है।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से मेंटेन करने हैं जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक स्टेट से ज्यादा रहते हैं? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेल्स एंड परचेस अकाउंट, असेट लाइबिलिटीज। अगर कॉस्टिंग अगर कोई प्रोडक्शन में है तो उनको मटेरियल लेबर यूटिलाइजेशन का भी रखना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन ऑडिटर बन सकता है? ओनली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बी एन ऑडिटर। ऑडिटर के साथ डिस्क्वालिफिकेशंस भी है, कौन से? अगर सीए मिलकर कंपनी फॉर्म करे तो नहीं चलेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता। अगर तुमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से लोन लिया है, गारंटी दी है 1,000 के ऊपर की, तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते। सपोज तुमने डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं थे, तुमने ऑडिट लिया, पर ऑडिट लेने के बाद कुछ डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, फिर सेम मोमेंट पे तुमको रिजाइन करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड 1 महीने में करता है। अगर 1 महीने में बोर्ड नहीं करता है तो फिर तुमको जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट करना है, और एजीएम टू एजीएम अपॉइंट होते रहेंगे। एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स एजीएम टू एजीएम। पावर्स एंड सेम, जो बाकी जगह पावर से सेम पावर्स है कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेन हेड ऑफिस पे बुक्स होने चाहिए, जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन तुम मंगा सकते हो। एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, नीचे की चीजें को इंक्वायरी करना है और तुमको उसके बारे में लिखना है। ये तुम कंपनीज एक्ट में भी पढ़े थे। लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी लोन दे रहे हैं वो सिक्योर्ड है कि नहीं, टर्म्स प्रेजुडिशियल तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं कंपनी को, वो चेक करना। ऐसे कोई एंट्रीज नहीं जो सिर्फ मेयर बुक एंट्रीज है, जैसे कि 31 मार्च के आसपास की परचेस एंड सेल, तुमने सेल बताया फिर सेल्स रिटर्न बताया, ऐसा फेक नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट में मत लाओ, वो सेक्रेटरी को जो रिंग दिया था वो एम्प्लॉय वेलफेयर बोल के लेके आए। अगर कोई शेयर्स कैश में दिए हैं तो सच में कैश आई है क्या चेक करो, और कैश के रिलेटेड पोजीशन जो बताइए वो चेक करना है। कल इतना देखा था। कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 एंड 4, ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स। फर्स्ट टाइम है क्योंकि कोऑपरेटिव में अपन रजिस्ट्रार एंड सोसाइटी को देते थे, यहाँ पे मेंबर्स को दिया जा रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बताएंगे, जैसा अपन ने ऊपर देखा था सेम, पूरी इंफॉर्मेशन है क्या इसके हिसाब से, सब अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन है क्या, ब्रांच जहां पे मैं नहीं गया वहां से ब्रांच से डेटा यहाँ पे आया क्या, अगर ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया तो उसने मुझे रिपोर्ट भेजा क्या, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट P&L से मैच होते हैं क्या। अगर इसमें कुछ निगेटिव है तो निगेटिव कमेंट उनको लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट में रीजंस भी देने पड़ेंगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट इन सर्टन केसेस, अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है तो फिर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है, किसी इंडस्ट्री को इंजुरी पहुंचा रही है, मतलब डिसरप्ट कर रही है, या फिर उस कंपनी का सॉल्वेंसी डेंजर में है, तो फिर स्पेशल ऑडिट के लिए डिमांड कर सकती है। स्पेशल ऑडिट के लिए वही सीए कंटिन्यू हो सकता है या न्यू सीए भी अपॉइंट किया जा सकता है। स्पेशल ऑडिट करते समय रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, फिर मल्टी स्टेट को उस रिपोर्ट को भेजेंगे और उसको बोलेंगे कि इसके ऊपर कमेंट करो। कमेंट करने के लिए 4 महीने देंगे। 4 महीने के अंदर मल्टी स्टेट ने कुछ नहीं किया, फिर जनरल मीटिंग बुलाओ, उसके सामने कच्चा चिट्टा रख दो कि भाई तुम्हारा कोऑपरेटिव देखो कैसा आगे कमा कर रहा, फिर मेंबर को जो एक्शन लेनी है ले सकते हैं। स्पेशल ऑडिट की फीस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, पर पेमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को ही देना पड़ेगा। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पैसे नहीं देंगे ऑडिटर को, फिर कलेक्टर को जितने पावर्स है वैसे पावर्स के हिसाब से तुम वसूल कर सकते हो। इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्टर, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में कुछ लफड़ा है, 4 में से किसी को डाउट आया, कौन कौन, फेडरल क्रेडिटर्स, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स एंड 1/5 ऑफ द मेंबर्स, तो इनको डाउट आया तो फिर ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाना। सेंट्रल रजिस्ट्रार 15 डेज में इंक्वायरी बिठाएगा। इंक्वायरी कौन बिठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को भेजेगा, जा चेक कर, ये फाइनेंशियल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजें चेक करेगा और रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को 3 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने मांगा था उनको दिया जाएगा कि भाई तुमने बोला, हमने रिपोर्ट करने को, ऑडिट करने को भेजा, उसने ऑडिट रिपोर्ट तुमको दे देंगे। अभी जब किसी को डाउट आता है तो बड़ा पावर होना चाहिए। किसके जैसे पावर से ये जो डाउट आने के बाद जो इंक्वायरी करने को जाता, ये जो इंक्वायरी करने को जाएगा तब कोर्ट के जैसे पावर से, ऑडिटर से भी बड़े पावर से। कैसे? कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस है, ये तो वहां पे भी था, वहां पे इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे क्या है,
समन है, समन करना मतलब बुलाना। जो चीजें चाहे वहां पे जाके चेक नहीं करेगा ये शाणा, उसके पास मंगा सकता है। ऑफिसर को बोल सकता है जनरल मीटिंग बुला 7 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन भी नहीं, 7 दिन के अंदर। अगर वो बुलाना भूल जाता है तो ये खुद बुला सकता है। और उसको एग्जामिन ऑन ओथ, उसको शपथ लेके जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। बेसिकली सिमिलर टू कोर्ट, उसके पास पावर्स है। ये था इंक्वायरी। इंस्पेक्शन इज लाइक अ रेड, सेम प्रोसीजर है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की, बस इंस्पेक्शन उससे बड़ा है। इंस्पेक्शन में और एक चीज होती है, क्या होती है कि डॉक्यूमेंट्स तुम कस्टडी में ले सकते हो। इट इज लाइक इनकम टैक्स रेट, कि तुम जो भी करने को गए वो ले सकते हो, और बाकी रिपोर्ट तो तुम चैप्टर नंबर 11 में देख ही चुके हो।